तो गाइस कैसे हैं आप। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू डिलीवर अवर लेक्चर्स इन वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी सीरीज़ पे मैंने ये दूसरी वीडियो शुरू की हुई है। उसमें मैंने बेसिक जो है बता दिया था कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गो देयर एंड चेक इट आउट फर्स्ट। और ये सेकंड वीडियो होने वाली है और आज हम बेसिकली बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो भी हम करेंगे ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटेन का संविधान है, वो कैसे इमर्ज हुआ था। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए, विदाउट एनी हसल एंड बसल। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो गाइस। एंड हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो पूरी देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आई है तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है आज का ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कैसे जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड हुआ, इसको टोटल हम जो है 6 पीरियड्स में देखेंगे, 6 मेन पीरियड्स। और वो पीरियड्स कौन से हैं, जस्ट स्टे इन द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे पीरियड्स, उनके टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पीरियड जो है वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 400 एडी। आई होप कि आपको एडी और बीसी वगैरह का मतलब पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं उस पर आपको बता दूंगा। तो जो ग्रोथ ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो यहीं से शुरू होती है। और इसमें क्या क्या होता है, बने रहिए। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जस्ट जैसे कि एक किसी क्लास में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन से पीरियड पे? ये एंग्लो सैक्सन पीरियड पे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये हो गया आपका पहला पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखने वाले हैं तो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि दिस पीरियड एग्जिस्टेड टिल ये 1066 AD एनो डोमिनो, व्हेन विलियम ऑफ नॉर्मेंडी कन्क्वर्ड इंग्लैंड। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मेंडी, ये जो विलियम है, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, ये कौन था। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो है फ्रांस जो कंट्री है, जो आज आप सुनते हैं काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, उसका एक जो है यहाँ पे राजा हुआ करता था जिसने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पर। अगर आप इंग्लैंड और फ्रांस की लोकेशन देखें, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए गाइज, ये है फ्रांस और ये है इंग्लैंड, ठीक है। लंदन जो आज आप देखते हैं और ये फ्रांस, ये आपने दोनों लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। ये उस समय कुछ भी नहीं हुआ करता था, मतलब समझ लीजिए गांव हुआ करता था। आज जहाँ जो लोग जो है जिद्दोजहद करते हैं लंदन जाने की, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। वहाँ नॉर्मल जो है लोग रहा करते थे, गांव वाले, मतलब एक लोकल गवर्नमेंट टाइप की भी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ये समझ लीजिए ट्राइबल पीपल्स रहते थे, ठीक है। और जो है क्या वही लड़ाई झगड़ा वगैरह चलता रहता था, जैसे कि अपने इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब लड़ते रहते थे, एक राज्य में अटैक करते थे, उस राज्य को अपने डोमिनियन में ले लेते। तो ये सब चीज़ें वहाँ भी चलती थी। तो यही चीज़ है हिस्ट्री में, यही होता है कि इन्वेजन, अटैक, फिर उनको कब्जा लेना, अपना अधिकार जमा लेना, तो यही सारी चीज़ें होती। तो हर जगह के लिए सिमिलर है। तो ओवरऑल गाइज, एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो है विलियम जो था, राजा था फ्रांस का, नॉर्मंडी जो है फ्रांस में एक जगह है, इसने कन्क्वर कर लिया था इंग्लैंड को। और इस एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे देयर वर 7 किंगडम्स, ओके। और वो 7 किंगडम्स छोटे छोटे मतलब राज्य हुआ करते थे। तो जो है वो राज्यों का नाम क्या था? इन 7 राज्यों का नाम था ईस्ट एंग्लिया,
मैरिका, नॉट अमेरिका, ओनली MERIC, अमेरिका, नॉर्थम्बरलैंड, ससेक्स, एसेक्स, ESSEX, वेसेक्स, WESSEX, एंड कैंट। तो ये जो है 7 किंगडम्स हुआ करते थे एंग्लो सैक्सन पीरियड पे। तो ईस्ट एंग्लिया, अमेरिका, बाकी मैंने आपको बताया था ससेक्स, SUSSEX, वेसेक्स, WESSEX, कैंट, और एक और था EX नाम से, एसेक्स, ESSEX, एंड एक था नॉर्थम्बरलैंड। तो ये जो है, ये आप 7 जो किंगडम्स थे इनके आप नाम याद कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं जब आप एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में बता रहे हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात ये है यहाँ पे, ये जो 4th नंबर का किंगडम है वेसेक्स, ठीक है, तो इसने क्या किया 9th सेंचुरी आते आते, अब टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड क्या था 400 AD से 1066 AD, और अगर मैं कह रहा हूँ 9th सेंचुरी, तो 9th सेंचुरी मेरे कहने का मतलब है कि 800 AD से लेकर 899 AD तक का जो टाइम पीरियड है ये हो गया आपका 9th सेंचुरी। तो इस टाइम पीरियड के आते आते जो है वेसेक्स ने अपनी सोवेनिटी जो है बाकी के 7 स्टेट्स पे बना ली, अपना डोमिनियन स्टेटस बना लिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट, अब सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम बन गया और बाकी जो है सब इसके डोमिनियन में आ गए, ठीक है। सो जो वेसेक्स का जो एरिया है ये काफ़ी इनलार्ज हो गया था और यहाँ पे आया क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगडम। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगडम इमर्ज्ड हियर, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ किंगशिप। ओके, सॉरी किंगडम लिख दिया मैंने यहाँ पे, किंगशिप लिख दीजिए आप, किंगशिप। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ किंगशिप इमर्ज्ड हियर, यानी कि एक राजा और राजा के अधीन ये सारे जो है स्टेट्स, बाकी के 6 स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि इंडिया में हुआ था जब बाबर आया था और मुगल्स ने जो है अपना इस्टेब्लिश किया था ना पूरा का पूरा रूल, और बाकी सारे जितने भी इंडियन टेरिटरीज थे वो उसके मुगल्स के अधीन थे, रूल करने के लिए वो करते थे, लेकिन जैसा मुगल्स वगैरह चाहते थे वही होता था। फिर आप दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये लिखेंगे कि बिसाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, बिसाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, द इंस्टीट्यूशन of government also started developing here। कहने का मतलब ये है कि राजशाही तो चल ही रही थी, ठीक है, लेकिन फिर साथ में क्या है, गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, ये भी जो है धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप करनी स्टार्ट हो गई। और इसी पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ही नहीं था इंग्लैंड, कुछ ही नहीं, गांव था। मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस, विलेजेस कहें या फिर स्मॉल विलेजेस, स्मॉल विलेजेस कह लीजिए, स्मॉल विलेजेस। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिसाइड दिस ईच विलेजेस फॉर्म टू स्टार्ट अ टाउनशिप। तो जो विलेजेस हैं धीरे धीरे टाउन्स में तब्दील होने शुरू हो गए, पॉपुलेशन बढ़ी धीरे धीरे, तो क्या हुआ, विलेजेस जो है कन्वर्ट होने लग गए टाउन्स में। सो ये जो टाउनशिप थे, जो टाउन्स थे, छोटे छोटे विलेजेस थे, ये सारे जो किसके अंदर आते थे, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते थे। तो आप लिखोगे दीज टाउनशिप वर ऑल्सो यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो आप धीरे धीरे देखिए कैसे जो है पूरा इंग्लैंड बना, ठीक है। सो ये अभी तो फर्स्ट फेज ही चल रहा है। और जो ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, इसकी जो मशीनरी थी, यहाँ पर कुछ सर्टेन ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनको हम बोलते हैं इलेक्टिव ऑफिसर्स, जो कि इलेक्ट किए जाते थे। और जो ये इलेक्ट किए जाते थे किसके थ्रू किए जाते थे, टाउन असेंबली, ठीक है। ये समझ लीजिए जैसे आजकल पार्लियामेंट होती है, तो ये टाउन असेंबली में बैठते थे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप फर्दर यहाँ पर लिख देंगे कि द लोकल गवर्नमेंट मशीनरी कंसिस्टेड ऑफ अ टाउन असेंबली
विथ सर्टेन इलेक्टिव ऑफिसर्स। ओके, तो ये आपने देखा कि टोटल जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या हुआ, कितने जो है यहाँ पर किंगडम्स हुआ करते थे, और कौन से जो राजा है उसने जो है यहाँ पे अटैक कर दिया इंग्लैंड पे, वो था विलियम। कहाँ का? नॉर्मेंडी। नॉर्मेंडी एक प्लेस है इन फ्रांस। ओके, अब जैसे ही ये टाइम पीरियड आया 1066 एडी का, तो नॉर्मेंडी का जो राजा था विलियम, उसने यहाँ पे अटैक कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था ये हो जाएगा ख़त्म। अब ये नॉर्मेंडी का रूल चलेगा और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मन पीरियड। तो सेकंड फेज क्या हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में? नॉर्मन पीरियड। इसका टाइम पीरियड आप तो बता ही सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ होगा? स्टार्टिंग ये हुआ था 1066 एडी से। कब तक चला? 1154 एडी तक। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। इस नॉर्मन पीरियड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जैसे कि ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर, क्योंकि नॉर्मन पीरियड में जो विलियम था जिसने इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया था, फ्रांस का था ये बेसिकली, तो इसने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो क्या होगा कि अब किंग बना, किंग यानी कि मोनार्क है तो मोनार्क को सपोर्ट करने के लिए कुछ अदर मेंबर्स भी यहाँ पे क्रिएट होंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, तो इन सब का भी क्रिएशन यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया। और जैसे कि पार्लियामेंट होती है तो वैसे उस टाइम पे जो एक छोटी सी असेंबली, जैसे टाउन, पहले आपने एंग्लो सैक्सन पीरियड में देखा कि टाउन असेंबली स्टार्ट हुई, फिर आपने इस जो है नॉर्मन पीरियड में आप क्या देखोगे कि एक कॉन्सेप्ट आएगा निकल कर, ग्रेट काउंसिल। फिर भी फर्दर जो है ग्रेट काउंसिल को क्या बोला जाता था? मैग्नम काउंसिलियम। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये पावर में नहीं रहती थी, यानी कि ये असेंबली काम नहीं करती थी, द ग्रेट असेंबली, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? क्यूरिया लेजिस, या फिर आप इसे बोल लीजिए लिटिल काउंसिल। चलते हैं, हम इसमें लिखेंगे क्या? नॉर्मन पीरियड का सबसे पहले हम टाइम पीरियड लिख देंगे, और फिर सबसे पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किया था विलियम ने, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कि इस पीरियड में क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ? ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर। ओके, और जैसे कि हमने हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या देखा था कि जो है टाउनशिप स्टार्ट हो गई थी, और जो वहाँ पे असेंबली हुआ करती थी उसे बोलते थे टाउन हॉल असेंबली या फिर टाउन असेंबली। तो वैसे यहाँ पर किन असेंबलियों की ग्रोथ हुई? ग्रेट काउंसिल की। ग्रेट काउंसिल, या फिर आप इसे बोल लीजिए मैग्नम काउंसिलियम। मैग्नम काउंसिलियम। अब ये जो असेंबली थी ग्रेट काउंसिल या मैग्नम काउंसिल, ये जो है कुछ पर्सन्स जो है इसमें कंसिस्ट हुआ करते थे, जैसे कि रॉयल ऑफिसर्स एंड चर्च डिग्निटरीज, जो फादर्स वगैरह होते हैं वो, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड जो है एक क्रिश्चियन कंट्री है, मतलब यहाँ पे जो धर्म है ईसाई धर्म प्रिवलेंट करता है मोस्टली सारे यूरोप में। तो आपने देखा कि जो ये ग्रेट काउंसिल था जिसे मैग्नम काउंसिल हम बोलते थे, ये कंसिस्ट करता था किसका? रॉयल ऑफिसर्स और चर्च डिग्निटरीज, और भी उस राज्य में, उस किंगडम में जो माने जाने हस्तियाँ हुआ करते थे उन सबको ये कंसिस्ट करता था और एक ग्रेट काउंसिल बनाता था। और ये जो है ये लोग क्या करते थे? किंग को हेल्प करते थे। अब इसी दौरान जो क्या है एक और काउंसिल का यहाँ पे निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं लिटिल काउंसिल या फिर क्यूरिया लेजिस। तो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रेट काउंसिल किसको बोलते थे, या फिर मैग्नम काउंसिलम क्या था, इनमें से ग्रेट काउंसिल था या लिटिल काउंसिल था, और वैसे क्यूरिया लेजिस क्या था इसमें से, या लिटिल काउंसिल था या ग्रेट काउंसिल था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, तो इसलिए बने रहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करना उसने शुरू किया। और यहीं से जो है कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये क्यूरिया लेजिस से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो लिटिल काउंसिल थी, द वेरी फेमस, आप सब ने सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, प्रिवी काउंसिल। ओके, प्रिवी काउंसिल, एक्सचेकर और हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस,
ठीक है, ये 3 चीज़ जो है यहाँ से निकल के आई, कहाँ से? लिटिल काउंसिल, क्यूरिया लेजिस से। तो आप देखोगे कि ये जो मैंने बोला क्यूरिया लेजिस से 3 ऑर्गन्स निकल के आई। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला प्रिवी काउंसिल, दूसरा एक्सचेकर, और तीसरा जो है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अब ये जो तीनों ऑर्गन्स थी ना, ये काम करने लग गए जैसे आजकल के हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखते हैं ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वैसे ये भी काम करने लगी। तो प्रिवी काउंसिल के साथ जो है जो टर्म है कैबिनेट जुड़ा, यानी कि कैबिनेट क्या होती है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका। एक्सचेकर यहाँ पे क्या होती थी? ट्रेजरी का काम देखती थी। ट्रेजरी मतलब स्टेट का जो भी खजाना वगैरह, यानी कि मनी वगैरह, कैश वैश जो होता था यहाँ पे होता था। और हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि न्याय का काम कौन करती थी? हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये चीज़ आपने देखी किस पे? नॉर्मन पीरियड पे थी। नॉर्मन पीरियड में आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, एंग्लो सैक्सन पीरियड में आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली। थर्ड पीरियड पे चलेंगे जिसका नाम है एंजेवियन और प्लेंटेगेनेट पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे, ये जो 1154 पे ख़त्म हुआ था ना नॉर्मन पीरियड, यहाँ से लेके 1154 से लेके 1485 तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज। यहीं से जो रानी, क्वीन एलिजाबेथ, ये सब अभी इनका सब आएगा यहीं से, तो देखिए। तो उसका टाइम पीरियड आपने देखा 1154 से 1485 AD, ठीक है। अब जल्दी से देख लेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ हो रही है काफ़ी लंबी। सो क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुए इस पीरियड में? तो इस पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है जिसका नाम है हेनरी सेकंड। अब ये हेनरी सेकंड ने क्या काम किया? इसने वो सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव कर दिया जो कि विलियम, जो कि नॉर्मेंडी का राजा था, विलियम, उसने इस्टेब्लिश किया था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंग्लैंड में। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो ये राजा है हेनरी सेकंड, ही रिवाइव्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंग्लैंड विच वॉज क्रिएटेड बाय विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी जो राजा है हेनरी सेकंड, इसने क्या कर दिया? ही फाउंडेड दिस वन डायनेस्टी, प्लेंटेगेनेट डायनेस्टी। तो कैसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया में आपने देखा गुप्ता पीरियड में गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती थी, मौर्यन पीरियड में मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी। अलग अलग राजा आए, उन्होंने अपना अपना जो यहाँ पे राजवंश यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। तो वैसे यहाँ इंग्लैंड में भी चल रहा था। पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड था, विलियम ने जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड करके अपना जो है नॉर्मन पीरियड इस्टेब्लिश किया, नॉर्मन किंगडम इस्टेब्लिश की। नॉर्मन किंगडम इस्टेब्लिश जब हुई तो नॉर्मन पीरियड के बाद जो थर्ड में ये हेनरी सेकंड राजा मैं बता रहा हूँ, इसने अपना जो यहाँ पे एम्पायर खड़ा किया और इसको अपना नाम दिया प्लेंटेगेनेट पीरियड, यानी कि प्लेंटेगेनेट एम्पायर। समझ रहे हैं? अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग प्लेंटेगेनेट पीरियड, सो ड्यूरिंग प्लेंटेगेनेट पीरियड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्रीज। अब पार्लियामेंट यहाँ पर अभी तक कौन सी चली थी? यही प्रीवी काउंसिल, ये सब, ये पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। मैंने आपको बोला कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व हो रहा है इंग्लैंड का, ये सब हम देखेंगे। ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, या फिर आप कह लीजिए ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारा टॉपिक है आज का। सो अगर आपको अभी तक ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, because it further motivates me to make more and more videos just for you guys. अब देखिए होता क्या है कि 1341 पे, ठीक है, 1341 पीरियड आता है, ये जो चल रही है 14th सेंचुरी चल रही है। 1341 में यहाँ पे जो राजा होते हैं एडवर्ड फर्स्ट। ओके, तो ये एडवर्ड फर्स्ट जो राजा होते हैं, इनको जो है पार्लियामेंट जो होती है, यहाँ पे जो बॉडी होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे कुछ मैटर्स पे एग्री होने के लिए मना लेते हैं या फिर मजबूर कर देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये चीज़ जो है आपको किंग को माननी पड़ेगी, वरना हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम जो है आपको भी हटा सकते हैं। अब आपकी कोई जो है टेरेनी यहाँ पर नहीं चलेगी।
तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे ब्रिटिश में गवर्नेंस जो है वो इवॉल्व हो रही है कि अब ये जो है पार्लियामेंट के पास इतनी पावर भी आ गई है कि ये राजा को भी हटा सकते हैं। तो यही वाला सीन है जो आजकल हम इंडिया में देखते हैं। अगर कोई माल फंक्शन करते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो उसे आप इजीली जो है हटा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट जो है मेजोरिटी अपनी शो कर दे तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की जो वो हट जाएगी। ठीक है, वन सिंक्स तो सारे जो है, एक अगर डूबेगा तो सारे डूब जाएंगे। तो ये वाला सीन है। तो अब चलिए देख लेते हैं वो कौन से मैटर्स थे जिन पे जो है किंग को मजबूर कर दिया गया पार्लियामेंट ने कि इन सारे मैटर्स को आपको मानना पड़ेगा अगर रूल करना है तो। और किंग इस समय कौन थे? किंग एडवर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो सारे 4-5 पॉइंट्स जिन पे जो है किंग को एग्री करना पड़ा था। इन 1341 पार्लियामेंट क्या है? क्यूरियल एजेस, मैंने आपको बताया था ना पीछे। तो पार्लियामेंट जो है इसने जो है कन्विंस किया किंग एडवर्ड फर्स्ट को टू एग्री द फॉलोइंग मैटर्स। और ये जो मैटर्स थे वो कौन कौन से थे तो देख लेते हैं। 4 मैटर्स हैं, ABCD। गाइस ऐसे आप लिखेंगे एग्जाम में समझ के तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन होंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। सो जो सबसे पहला मैटर था कि द किंग विल नॉट लेवाई एनी टैक्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। किंग विल नॉट लेवाई एनी टैक्स विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जगह कम है तो ऐसे लिख देता हूँ, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था, जो दूसरा मैटर था जिस पे किंग को एग्री करना पड़ा था वो था कि पार्लियामेंट में अपॉइंट अ कमिश्नर टू ऑडिट अकाउंट्स। मतलब कि देखिए पहला पॉइंट तो आप समझ रहे होंगे कि किंग जो है कोई भी टैक्स नहीं लेगा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अनुमति के बिना किंग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों से पैसे वगैरह वसूल सके। तो ये वाला पहला पॉइंट आ गया। और फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि पार्लियामेंट में अपॉइंट अ कमिश्नर टू ऑडिट अकाउंट। पार्लियामेंट जो है एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी टैक्स वगैरह आ रहा है उसको ऑडिट वगैरह करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी अकाउंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हैं? यानी कि एक समझ लीजिए टैक्स, इनकम टैक्स कमिश्नर टाइप का समझ लीजिए, जिसकी नज़रों में सब जो है टैक्स का लेन देन वगैरह होता रहेगा। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि मिनिस्टर्स जो भी अपॉइंट होंगे पार्लियामेंट में, मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ, विल बी अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट। किंग का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बाय पार्लियामेंट। यानी कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि राजा की शक्ति को जो है छीना जा रहा है। राजा को जो है यहाँ पे एक नॉमिनल हेड बनाने की कोशिश की जा रही है। और चौथा जो यहाँ पे था कि मिनिस्टर विल रिजाइन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन एंड रिप्लाई टू एनी चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट देम। यानी कि जो है मिनिस्टर यहाँ पे अपनी मर्जी से पहले रिज़ाइन कर सकता है सेशन से पहले। और यहाँ पे जो है कोई जो है मनमानी किंग की नहीं चलेगी मिनिस्टर्स पे। तो आप सारी जो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे 4 के 4 पॉइंट्स ये हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं किंग पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी बोली गई थी कि पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्वायर द राइट टू थ्रोन अ किंग, डिथ्रोन अ किंग। कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर भी है कि वो एक किंग को जो है डिथ्रोन भी कर सकते हैं अगर वो जो इन पॉइंट्सों पे जो है अगर काम नहीं करते हैं तो, समझ रहे हैं? यानी कि जो है किंग की अराजकता यहाँ पर नहीं चलेगी। और ऐसा हुआ भी 1327 में एडवर्ड II जो यहाँ पे राजा उस समय राज कर रहे थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया, उनको गद्दी से उतार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी इस वाले पीरियड पे। तीसरा पीरियड था जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का जो है काफ़ी काफ़ी तीव्र गति से जो है चल रहा था। तो गाइज अब चलते हैं सीधा अपने चौथे पीरियड पे। और चौथा पीरियड जो है ट्यूडर पीरियड। आप सभी जो है अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे इस पीरियड से। गाइज उससे पहले 1-2 पॉइंट मैं आपको और लिखा देता हूँ, जो मैंने अभी बोला था लिखा देता हूँ, अच्छा रहता है। सो लिख लीजिए, पार्लियामेंट ऑल्सो एक्वायर्ड द राइट टू डिथ्रोन अ किंग एंड इन फैक्ट in 1327 King Edward II was dethroned. ओके, आई होप कि आपको अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वो समझ में आ रहा होगा। सो अब चलते हैं सीधा ट्यूडर पीरियड पर।
ट्यूडर पीरियड। ट्यूडर पीरियड का जो टाइम पीरियड है 1485 से 1603 तक है। अब इस पीरियड में गाइस क्या हुआ, अभी तक आपने ऊपर वाले पीरियड में देखा था कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो है राजा जो है किंग एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड टू, इन सब ये जो है दबाव में थे पार्लियामेंट के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स पार्लियामेंट का नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे जो है किंगशिप जो है वो प्रिवलेंट रही। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो ट्यूडर मोनार्क थे उनके पास काफ़ी सारी वाइट पावर्स हुआ करती थी, कि ट्यूडर मोनार्क्स कंसंट्रेटेड वाइट पावर्स इन देयर हैंड्स। दस इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप यानी कि राजशाही जो चल रही थी वो काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी मजबूत हो गई। इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज स्ट्रेंथेंड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ किंग यानी कि राजा का अभाव जो है, राजा का जो अभाव है, इन्फ्लुएंस ऑफ किंग वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, सरल और आसान शब्दों में अपने मन से भी आप लिख सकते हैं अगर आपने एक बार ये समझ लिया है तो। अब जैसे कि पहले जो है, पहले वाले पीरियड पे एंजेविन या प्लैंटेगनेट पीरियड में जो है पार्लियामेंट अड़ंगा लगा रही थी किंग की पावर्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं कि पार्लियामेंट डिड नॉट प्लेस सीरियस ऑब्स्टिकल्स, कि पार्लियामेंट डिड नॉट प्लेस एनी सीरियस ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ रॉयल डिक्टेटरशिप। समझ रहे हैं, यानी कि राजा के सामने, यानी कि जो रॉयल डिक्टेटरशिप थी उसके सामने पार्लियामेंट कोई ऐसी ऑब्स्टिकल्स नहीं लगा रही थी, जैसे कि आपने देखा था कौन से पीरियड में, एंगेविन और प्लैंटेगनेट पीरियड पे। ठीक है, और प्लैंटेगनेट पीरियड या फिर एंगेविन पीरियड किसने स्टार्ट किया था, किसने फाउंड किया था? जी हाँ, ये हेनरी सेकंड ने किया था। मैंने पीछे बताया था, अगर आपने मिस कर दिया तो पीछे कीजिए बैक वीडियो को। यानी कि ओवरऑल जो बात ये है, यहाँ पे जितने भी मोनार्क्स थे ना वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, बिल्कुल भी कंसल्टेशन करते ही नहीं थे पार्लियामेंट से। यानी कि यहाँ पे जो है टोटल टेरेंट हुआ करते थे। लेकिन एक क्वीन थी और उस क्वीन का नाम था क्वीन एलिजाबेथ। वो जो है ज़्यादातर जो है कंसल्ट किया करती थी पार्लियामेंट से अपना गवर्नेंस करने में। ठीक है, और जो कुछ भी सलाह मिलती थी पार्लियामेंट से उसको एक्सेप्ट भी करती थी बाकायदा। तो चलिए ये पॉइंट भी देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कौन सा पीरियड, स्टुअर्ट पीरियड। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्टुअर्ट पीरियड। तो ये हमने अभी तक कितने पीरियड्स देख लिए, 4 पीरियड्स देख लिए, 5वां देखेंगे स्टुअर्ट पीरियड। तो गाइस एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि काफ़ी मतलब फोकस होके मैं आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। सो ये वही क्वीन एलिजाबेथ है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रोवाइड किया था टू आओ इंडिया पे जाओ और वहाँ पे जाके ट्रेड करो। यानी कि ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ तो वो इस क्वीन की वजह से हुआ था। देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक। और आपको पता है अच्छे से कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रोवाइड कर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने। सो इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो क्वीन एलिजाबेथ एक ऐसी क्वीन थी इस पीरियड की, ट्यूडर पीरियड की, जो कि पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशंस एडवाइस लेती थी, उसके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो भी करती थी काफ़ी हद तक। सो आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ डिड कंसल्ट। तो आपने देखा कि क्वीन एलिजाबेथ डिड कंसल्ट द पार्लियामेंट फ्रीक्वेंटली एंड एक्सेप्टेड इट्स जजमेंट ऑन मैनी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। तो गाइस यहाँ पे हम फिनिश करेंगे ट्यूडर पीरियड। अब अपना जो 5वां पीरियड है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्टुअर्ट पीरियड। स्टुअर्ट पीरियड, ओके, स्टुअर्ट पीरियड। आई एम ट्राइंग टू स्पीकिंग ब्रिटिश इंग्लिश। 1603 to 1714। तो ये जो टाइम पीरियड था स्टुअर्ट पीरियड था। ये स्टुअर्ट पीरियड का मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। अब ये जो है मुझे लगता है कि लिखने से अच्छा मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर ऐसे बाय फेस में मतलब फेस टू फेस कन्वर्स होकर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस है। और इस पे क्या होता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पे जो है डिथ्रोन किया जाता है, इसको किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यहीं से जो है मेन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, यहीं से शुरुआत होती। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी तक रूल करती आ रही थी इंग्लैंड में, जो प्रिविलेंट थी, तो वो जो है उसको भी एबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तमाम चीज़ें होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको डिटेल पर। अब जैसे क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, तो जो पावर, जो गद्दी होती है, जो थ्रोन होती है, वो पास हो जाती है उसके कज़न पर। उसके कज़न का नाम होता है जेम्स फर्स्ट। अब क्योंकि ये जो जेम्स फर्स्ट है, ये बिलीव करता है कि जो किंग है वो सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वोपरि है। जो राजा है वो सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके देयर स्टार्टेड अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस किंग जेम्स फर्स्ट एंड पार्लियामेंट, बिकॉज ही बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। अब ये जो जेम्स है, ये जेम्स फर्स्ट जो है 1625 तक रूल कर रहा होता है। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। 1625 तक जेम्स फर्स्ट रूल करता है इंग्लैंड पर। अब क्योंकि कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़्यादा दिन तक ये जेम्स फर्स्ट का रूल टिक नहीं पाता, और अल्टीमेटली 1625 में इसकी डेथ हो जाती है। 1625 में जो है पावर आ जाती है चार्ल्स फर्स्ट के पास। आप सोच रहे होंगे कि चार्ल्स वन जो है कैसे आ गया अचानक से 1625 में। ये तो मैं आपको बता दूं, 1603 से 1625 तक जो है जेम्स फर्स्ट ने रूल किया था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का कज़न था। अब कज़न था तो जेम्स फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स फर्स्ट, तो ये एकदम से रूल पे आ जाता है 1625 पे। सारी जो जिम्मेदारी है चार्ल्स फर्स्ट पे आ जाती है, क्योंकि देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग। क्योंकि जो जेम्स फर्स्ट है वो डिवाइन पावर ऑफ किंग्स पर बिलीव करता है, तो इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो गैस वो मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, 27 मार्च 1925 को जो है किंग जेम्स की, जैसे मतलब उसके संग बहुत सारी क्रुएल्टी होती है। सॉरी गाइस, अगर मैंने 1925 बोला तो वो 1625 होगा। 27 मार्च को जो है इसकी डेथ हो जाती है जेम्स फर्स्ट की। और ये डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो है अंडर इन्फ्लुएंस होता है, और जो है इस पर बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा होता है इसे। तो अचानक से इसे जो है मतलब एक्सिक्यूट कर दिया जाता है, डिथ्रोन कर दिया जाता है, और इसे जो है एक स्ट्रोक पड़ जाता है, यानी कि दौरा, यानी कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद 1625 में जो इसका बेटा है चार्ल्स फर्स्ट, वो आ जाता है गद्दी पर। वो संभालता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां लेता है। और जेम्स फर्स्ट का जो टाइम पीरियड होता है जब ये रूल कर रहा होता है, तो 1625 से 1649 तक ये रूल कर रहा होता है। और इस समय भी जो कन्फ्लिक्ट है वो चलती आ रही होती है, क्योंकि मेरे बाप को मारा, दादा को मारा, मैं बदला लेगा, वो वाला सीन होता है। तो चार्ल्स फर्स्ट भी जो है इसी सिलसिले में पड़ जाता है, और इसकी भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। यानी कि आप देख रहे हैं इस वाले पीरियड में क्या है ओवरऑल, कि पार्लियामेंट और किंग के बीच में कंटिन्यूसली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और यहाँ पर हो जाती है सिविल वॉर स्टार्ट होती है। जैसे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है इंग्लैंड पर, 1945 तक मैंने आपको बताया था, 1945 में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। और चार्ल्स फर्स्ट जो होता है जेम्स फर्स्ट का बेटा, तो उसकी भी जो है यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इसको हैंग कर दिया जाता है। अब होता यह है कि जो किंगशिप है और हाउस ऑफ लॉर्ड है, दोनों को एबॉलिश कर दिया जाता है। अब पहली बार जो यहाँ पर पार्लियामेंट है वो इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ, या फिर आप कह सकते हैं रिपब्लिक मान लेती है 1649 में। 1645 में डेथ होती है किंग चार्ल्स फर्स्ट की। तो 4 साल बाद जो है इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ एज्यूम कर लिया जाता है पार्लियामेंट द्वारा 1649 में, ठीक है। या फिर आप रिपब्लिक बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है पावर चलेगी वो पब्लिक की चलेगी, कोई मोनार्की, कोई राजशाही, कुछ नहीं, सब कुछ एबॉलिश कर दिया जाता है। अब देखिए पहली बार यहाँ पर जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कौन लेके आते हैं? ओलिवर क्रॉमवेल। आपने काफ़ी अच्छे से इनका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस पर्सन है। ये जो है ओलिवर क्रॉमवेल एक मेंबर होते हैं इसके हाउस ऑफ लॉर्ड होती है ना, उनकी पार्लियामेंट टाइप की समझ लीजिए, उन्हीं के एक मेंबर होते हैं जो कि किंग को अपोज करते हैं, और इन्हीं के कारण जो है डेथ होती है किंग चार्ल्स फर्स्ट की। तो गाइस नाम याद रखिए, ओलिवर क्रॉमवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी बहुत सारे तमाम एग्जाम्स में आता है। और इनका टाइम पीरियड है 1653 से 1658, ये सब 5 साल रूल करते हैं। अब धीरे धीरे होता क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये नाम क्या देते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके उसमें भी जो है एक टेरेंट पावर जो है शुरू हो जाती है और इनकी भी जो कन्फ्लिक्ट है पार्लियामेंट से स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आदी हो जाते हैं, उनको हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उनको जो है ये पसंद होता है कि हमें जो है वापस राजा के अंदर ही रहना, हमें कोई ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंस या फिर ये क्या बोलते हैं ये मतलब ऐसे रूल नहीं चाहिए फॉर द पीपल बाय द पीपल। क्योंकि इसके नाम पे जो है लॉ ओलिवर क्रॉमवेल जो है मतलब लोगों के संग जो है काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, काफ़ी मतलब एक तरीके से कहिए कि वो खुद जो है राजा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, काफ़ी टेरेंट बन जाते हैं। मतलब होता है कि राजा नहीं हो लेकिन फिर भी जो है अपना राजा वाले एक्शंस दिखा रहे होते हैं लोगों को, और इनको नाम दिया जाता है लॉर्ड प्रोटेक्टर। लॉर्ड प्रोटेक्टर नाम किसको दिया जाता है? ओलिवर क्रॉमवेल को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनिशियली जो है कदम उठाते हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के राइट के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन बाद में जो है क्रियोल बन जाते हैं और मतलब जो है चेंज हो जाता है इनका नेचर काफ़ी। और फिर से जो है ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट के अदर मेंबर्स होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो उनके बीच में पार्लियामेंट और ओलिवर क्रॉमवेल के बीच में फिर से एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। और जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे इंग्लैंड के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये अल्टीमेटली फेल हो जाता है। और एज सून एज ओलिवर क्रॉमवेल की जैसी डेथ हो जाती है, एज सून ही डाइड, तो वापस से इंग्लैंड में मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ पे जो है किसके आदी हो जाते हैं? राजा के अंदर, मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आदी हो जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है। सो ओवरऑल वी विल से दैट मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। और जैसे ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है तो अब राजा कौन बनेगा? तो चार्ल्स II को यहाँ पे राजा बना दिया जाता है, उनकी क्राउनिंग कर दी जाती है और ये बन जाते हैं द थर्ड स्टुअर्ट। क्योंकि ये जो है स्टुअर्ट पीरियड चल रहा है तो ये थर्ड स्टुअर्ट बन जाते हैं। फर्स्ट स्टुअर्ट कौन होता है? जेम्स फर्स्ट। सेकंड स्टुअर्ट उनका बेटा चार्ल्स फर्स्ट, और थर्ड स्टुअर्ट कौन है? चार्ल्स सेकंड। अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट यहाँ पे फिनिश हो, पार्लियामेंट तो होती है। अब ये क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है पार्लियामेंट और किंगशिप और मोनार्की के बीच में, यानी कि ही ट्राई टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन रॉयल अथॉरिटी एंड पार्लियामेंट। यानी कि ये कहते हैं कि जो है दोनों ही अपनी जगह सर्वोच्च है, पार्लियामेंट भी ठीक है और दोनों मतलब आपस में मेल जोल होकर काम करेंगे। लेकिन इनका जो सक्सेसर होता है जेम्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड का जो सक्सेसर होता है जेम्स II, ये गड़बड़ कर देता है। जैसे ये अपनी गद्दी पर बैठता है तो ये बहुत कुछ करता है। तो आपने देखा कि पहले सिविल वॉर चली, सिविल वॉर के बाद अब क्या चल जाती है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल जाता है इंग्लैंड पर। और वो इसलिए चलता है क्योंकि ये जो रूलर होता है जेम्स सेकंड जैसे ही अपनी गद्दी पर बैठता है तो ये क्या करता है? क्वेरल करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है पार्लियामेंट से। बोलता है नहीं, आई विल बी रूलिंग सोलली इन द एंटायर किंगडम, सिर्फ मेरी चलेगी, तुम कौन होते हो? हु द हेल यू आर? सो यही इसका जो कारण है, यही जो अल्टीमेट रीज़न बन जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का। यानी कि ये जो किंग है जेम्स सेकंड और जो पार्लियामेंट है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। और ये कन्फ्लिक्ट किसको लेट करता है, किस चीज़ को इवॉल्व करता है? ये करता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। तो ये ईयर वगैरह आप सब याद रखिएगा कि इसलिए मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। और यहाँ से क्या हो जाता है? जेम्स सेकंड जो है उनको भी जो है गद्दी से हटा दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है फ्रॉम द क्राउन। और टाइम पीरियड की अगर बात करें जेम्स II की, तो इनकी जो टाइम पीरियड है 1685 से 1688, तो 3 साल में इनका जो है डामाडोल हो जाता है। और गाइस आई होप कि आपको ये जो मैंने अभी 6 पीरियड बताए हैं, 5 पीरियड्स बताए शुरू से लेके अभी तक। फर्स्ट पीरियड क्या था? एंग्लो सैक्सन पीरियड। सेकंड पीरियड क्या था? नॉर्मन पीरियड। नॉर्मन पीरियड क्यों? क्योंकि जो है राजा होता है विलियम नॉर्मंडी का, वो इंग्लैंड पे कंक्वायर कर लेता है। थर्ड पीरियड मैंने आपको क्या बताया था? एंजेविन और प्लेंटेगनेट पीरियड। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूलर होता है जो इस प्लेंटेगनेट पीरियड की शुरुआत करता है? हेनरी सेकंड। फिर उसके बाद आता है स्टुअर्ट पीरियड। स्टुअर्ट पीरियड की कौन सी इंपॉर्टेंट रानी होती है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। स्टुअर्ट पीरियड नहीं, पहले होता है ट्यूडर पीरियड। और ट्यूडर पीरियड की इंपॉर्टेंट रानी होती है क्वीन एलिजाबेथ।
जो कि काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि अगर वो ही ना होती तो ये इंडिया में ब्रिटिश रूल नहीं हो रहा होता, और अगर वो नहीं होता तो अभी आप मुझे नहीं देख रहे होते, हर चीज़ के पीछे एक कारण हो रहा होता, और आप ये सब चीज़ नहीं पढ़ रहे होते, कॉन्स्टिट्यूशन ये वो नथिंग। तो ओवरऑल आपने देखा एंग्लो सेक्सन पीरियड, फिर आपने देखा क्या स्टुअर्ट नहीं एंग्लो सेक्सन पीरियड के बाद आपने देखा नॉर्मन पीरियड, नॉर्मन पीरियड के आपने देखा एंजेविन या फिर प्लेंटेगेनेट पीरियड, प्लेंटेगेनेट पीरियड के बाद आपने देखा ट्यूडर पीरियड, ट्यूडर पीरियड के बाद है स्टुअर्ट पीरियड जिसमें सारे राजा होते हैं, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स, जेम्स टू, ठीक है। और फिर उसके बाद रोल आता है मैग्ना कार्टा का, बिल ऑफ राइट्स का। तो आई होप कि आपको अभी तक ये जो 5 पीरियड मैंने बताए, 5 के बाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें कहीं से कहीं तक दोहराए वाली बात नहीं है, मैंने अपनी जो 100 के 1000% दिया हुआ आप लोग को समझाने में। सो आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये तो मैं चाहता ही हूँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और फिर जो मैंने आपको बताया कि मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स, तो क्योंकि वीडियो की लेंथ हो रही है काफ़ी लंबी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बने रहिए, स्टे ट्यून और बाय बाय गाइस।